अंजलि की जिंदगी एक गहरा फरेब बन चुकी थी। हर रात जब दुनिया सोती, उसके बेडरूम की दीवारें उसके गुनाहों की गवाह बनती। वह बेखौफ होकर अपने प्रेमी को घर बुलाती और उसी बिस्तर पर अपनी हसरतें पूरी करती जहां उसे अपने पति के साथ होना चाहिए था। लेकिन इस अय्याशी और धोखे के बीच एक चीज थी जो अंजलि को अंदर ही अंदर खटकती रहती थी, उसकी बीमार और बिस्तर से लगी सांस। दिन रात उस बेबस औरत की तीमारदारी करना अंजलि के लिए किसी नर्क से कम नहीं था। उसकी झुंझलाहट और नफरत धीरे धीरे एक खौफनाक जुनून में बदल गई और फिर उसने उस आखिरी रुकावट को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। अपनी सास की जान लेने के बाद भी अंजलि के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। वो वापस उसी कमरे में आई और अपने प्रेमी की बाहों में ऐसे लौट गई मानो कुछ हुआ ही न हो। उसे लगा कि अब वह पूरी तरह आजाद है, लेकिन वह इस बात से अनजान थी कि खौफ का असली खेल तो ठीक आधी रात को शुरू होने वाला था। उस रात उस घर की बंद दीवारों के पीछे जो दास्तान लिखी गई और उनके इस गुनाह का जो खौफनाक अंजाम हुआ, वह किसी की भी रूह कपा देने के लिए काफी था। कहानी की शुरुआत कुछ यूं होती है। अंजलि एक ऐसी औरत जिसकी बेपनाह खूबसूरती के पीछे हसरतों और वासना की एक गहरी खाई छिपी थी। उसका पति सुरेश काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर में रहता था और इस दूरी ने अंजलि की जिंदगी में जो खालीपन पैदा किया, उसने एक खतरनाक मोड़ ले लिया था। इस सूनेपन को भरने के लिए उसने अपने कॉलेज के जूनियर दर्पण को चुना। दर्पण अब सिर्फ उसका प्रेमी नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे स्याह और गहरा राज बन चुका था। जब भी मौका मिलता, रात के खामोश अंधेरे में अंजलि उसे अपने घर बुला लेती और बंद दरवाजों के पीछे दोनों बेखौफ होकर इस नाजायज रिश्ते की सारी हदें पार करते। लेकिन अंजलि की प्यास किसी अंतहीन कुएं की तरह थी। दिन ब दिन उसकी चाहतें इतनी हावी होती जा रही थीं कि अब दर्पण का साथ भी उसे कम लगने लगा था। आज रात भी दर्पण उसके बिस्तर तक आना चाहता था, लेकिन अंजलि ने उसे मना कर दिया। फिर भी उस रात के सन्नाटे में दोनों फोन पर देर तक फुसफुसाते हुए अपनी हसरतों को हवा देते रहे। दूसरी तरफ घर का माहौल अंजलि की रंगीन दुनिया से बिल्कुल उलट एक दमघोंटू उदासी और मौत की खामोशी से भरा था। घर में उसका एक छोटा बेटा, बीमार सास और ससुर बलवंत मौजूद थे। सास की हालत इतनी जर्जर थी कि उनका शरीर बस बिस्तर का ही एक हिस्सा बनकर रह गया था। अंजलि को उस बेबस बुढ़िया से सख्त चिढ़ थी। उनकी देखभाल करना उसे अपने ऊपर एक बदनुमा बोझ लगता था। इसी नफरत के चलते उसने रीना नाम की एक केयरटेकर को काम पर रखा हुआ था। ससुर बलवंत की हालत भी कुछ खास नहीं थी। उनकी एक आंख की रोशनी जा चुकी थी और उन्हें ठीक से सुनाई भी नहीं देता था। लेकिन अपनी पत्नी के लिए उनका प्यार इतना गहरा था कि अपनी तमाम कमजोरियों के बावजूद वह एक साये की तरह हमेशा उस बीमार औरत के सिरहाने जमे रहते थे। एक तरफ घर में बीमारी और बेबसी का साया मंडरा रहा था, तो दूसरी तरफ अंजलि इन सब से पूरी तरह बेपरवाह थी। उसका दिल और दिमाग सिर्फ दर्पण के खुमार में डूबा था। कभी वॉइस कॉल तो कभी वीडियो कॉल। उसका पूरा वजूद सिर्फ अपनी हवस और एक छलावे में जी रहा था। शादी के शुरुआती दिनों में अंजलि ने एक आज्ञाकारी बहू होने का दिखावा बखूबी किया था, लेकिन जल्द ही यह सब उसे एक बोझ लगने लगा। शादी से पहले उसकी अपनी एक आजाद जिंदगी थी, एक नौकरी थी, पर अब वह इस दमघोंटू घर की चार दीवारी में कैद होकर रह गई थी। उसकी इस घुटन को एक रात तब और हवा मिल गई जब केयरटेकर रीना अपनी तनख्वाह लेने आई। रीना ने बताया कि उसे कुछ दिनों के लिए गांव जाना है। अंजलि ने पैसे तो दे दिए, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। रीना के जाने का मतलब था उस बीमार और बेबस सास की सारी गंदगी अब उसे खुद साफ करनी पड़ेगी। अगले ही दिन अंजलि का यह खौफ सच साबित हुआ। जब वह और उसके ससुर बलवंत मिलकर उस बीमार औरत की सफाई कर रहे थे, तो कमरे में फैली उस सड़ांध और बदबू ने अंजलि के पेट में मरोड़ पैदा कर दी। उसे इतनी भयंकर उबकाई आई कि उस दिन उससे ठीक से खाना तक नहीं बना। नफरत और गुस्से से उसका खून खौलने लगा। उसे लगने लगा कि वह एक ऐसे सड़े हुए दलदल में फंस चुकी है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इसी छटपटाहट से बचने के लिए उसने अपने छोटे बेटे को मायके भेजने का फैसला लिया। जैसे ही उसने यह बात फोन पर दर्पण को बताई, दर्पण की आंखों में हवस की चमक और गहरी हो गई। उसने फुसफुसाते हुए कहा कि घर में जितने कम लोग होंगे, हमारी रातें उतनी ही बेखौफ और रंगीन होंगी। सन्नाटे में हम एक दूसरे के और भी करीब आ पाएंगे। उसकी बात सुनकर अंजलि के होठों पर भी एक कामुक और शातिर मुस्कान तैर गई। अगली सुबह अंजलि अपने बेटे को छोड़ने के लिए घर से बाहर निकली। रास्ते में नुक्कड़ पर दर्पण अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। एक ने तंज कसते हुए कहा कि अंजलि में तो गजब की आग है, लोग कहते हैं कि उसकी कोई भी रात सूनी नहीं जाती, उसके कई मर्दों से रिश्ते हैं। तभी दूसरे दोस्त ने आग में घी डालते हुए कहा कि मैंने तो खुद एक आदमी को रात के अंधेरे में आम के पेड़ के सहारे उसके घर की छत पर चढ़ते देखा है। यह सुनते ही दर्पण के दिमाग की नसें फटने लगी। जलन और गुस्से से पागल होकर वह अपने ही दोस्तों से हाथापाई पर उतर आया। मामला बिगड़ता देख एक दोस्त ने उसे घसीटकर किनारे किया और समझाया कि इन फालतू की बातों पर ध्यान न दे। बात तो वहीं खत्म हो गई, लेकिन दर्पण के दिल में शक का जो जहरीला बीज बोया गया था, वो अब खामोशी से अपनी जड़ें जमाने लगा था। सच तो यह था कि उस दोस्त को अंजलि और दर्पण के इस नाजायज रिश्ते की भनक शुरू से ही थी। उस रात जब सन्नाटा गहराया,
अंजलि ने दर्पण को अपने बिस्तर तक खींचने के लिए फोन मिलाया। इस बार दर्पण अकेला नहीं था, वह उसी दोस्त को अपने साथ लाया था। उसने दोस्त को बाहर पहरे पर खड़ा किया और हिदायत दी कि अगर कोई भी आहट हो तो फौरन इशारा कर देना। अंजलि ने पीछे का दरवाजा पहले से ही खोल रखा था। दर्पण दबे पांव सीधा उस बेडरूम में दाखिल हुआ जहां अंजलि हुस्न और हवस का जाल बिछाए उसका इंतजार कर रही थी। उसने दर्पण को अपनी ओर खींचा और फिर उस बंद कमरे की गर्माहट ने सारी हदें पार कर दी। लेकिन उस जिस्मानी खेल के बाद भी अंजलि की आंखों में वो खौफनाक प्यास और बेचैनी साफ झलक रही थी जो कभी शांत नहीं होती थी। तभी दर्पण की नाक में एक अजीब सी सड़ांध टकराई। उसने नाक सिकोड़ते हुए पूछा कि यह कैसी बदबू आ रही है। अंजलि की आवाज में एक अजीब सी चिढ़ और नफरत थी। बाई छुट्टी पर है और मुझे ही उस बुढ़िया की गंदगी साफ करनी पड़ रही है। उसके पास से इतनी सड़ांध आती है कि अब बर्दाश्त नहीं होता। फिर अंजलि की नजरें दर्पण पर टिक गईं। उसकी आवाज अचानक बर्फ की तरह ठंडी हो गई। जिस हालत में मेरी सास है वो बस एक जिंदा लाश है। बहुत तकलीफ में है वो, क्यों ना हम उसे हमेशा के लिए खत्म कर दें। अगर वो रास्ते से हट गई तो सब कुछ कितना आसान हो जाएगा। और वैसे भी उसके मरने के बाद मेरा ससुर भी उस सदमे में ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। अंजलि के इन खौफनाक इरादों को सुनकर एक पल के लिए दर्पण की रूह कांप गई। लेकिन अंजलि के हुस्न और उस अंधे मोह ने उसके हर डर और जमीर पर पर्दा डाल दिया। हवस इंसान को किस कदर हैवान बना देती है, दर्पण उसका जीता जागता सबूत था। उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया। आधी रात का वक्त था। मौत के साये की तरह वो दोनों दबे पांव सास के कमरे में घुसे। अंजलि ने बेरहमी से एक कपड़ा उठाया और उस बेबस बिस्तर पर पड़ी बुढ़िया की गर्दन के इर्द गिर्द लपेट कर कस दिया। उस जुर्म की सबसे दर्दनाक बात यह थी कि उस वक्त सास की आंखें खुली थीं। वह पूरी तरह होश में थी। वह अपनी मौत को अपने सामने खड़ा देख रही थी, लेकिन उसका जर्जर शरीर हिल तक नहीं सकता था। हवस और नफरत का वो मंजर इतना खौफनाक और अमानवीय था कि इंसानियत भी खौफ खा जाए। उस बेबस औरत की आंखों से लाचारी के आंसू बह रहे थे। अपने आखिरी पलों में वह अपने पति को मदद के लिए पुकारना तो दूर, एक नजर देख तक नहीं पाई। कुछ देर की भयानक तड़प और छटपटाहट के बाद उसका शरीर हमेशा के लिए खामोश हो गया। उस घिनौने कृत्य को अंजाम देने के बाद अंजलि वापस अपने कमरे में लौटी। जब उसने आईने में अपना अक्स देखा तो एक पल के लिए उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसके अंदर कहीं न कहीं एक हल्का सा पछतावा था, लेकिन हवस और आजादी की उस अंधी चाहत ने उसकी बची खुची इंसानियत को भी निगल लिया था। उसने खुद को संभाला और अपने चेहरे से खौफ के भाव मिटाते हुए दर्पण से फुसफुसाकर कहा कि सुबह होते ही मैं रोना पीटना शुरू कर दूंगी। सबको लगेगा कि बीमारी की वजह से सासू माँ की मौत हो गई। किसी को हम पर जरा भी शक नहीं होगा। लेकिन अगले ही पल अंजलि के चेहरे का रंग उड़ गया। जिस कपड़े से उसने अपनी सास की जान ली थी वो तो उसी कमरे में छूट गया था। घबराहट में वह वापस उस मनहूस कमरे की तरफ भागी, लेकिन बिस्तर के पास वह कपड़ा कहीं नहीं था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वह दबे पांव ससुर के कमरे तक गई, पर वहां बलवंत गहरी नींद में सो रहा था। अंजलि ने खुद को तसल्ली दी कि वह बूढ़ा इंसान तो बहरा है, उसे क्या ही पता चलेगा। उसने मान लिया कि शायद हड़बड़ी में वह खुद ही उस कपड़े को कहीं रखकर भूल गई है। इस खौफ और दिमागी तनाव को दबाने के लिए अंजलि वापस अपने बेडरूम में आई और खुद को पूरी तरह दर्पण के हवाले कर दिया। मौत के उस खौफनाक साये और एक लाश के ठीक नीचे वे दोनों एक बार फिर अपनी उसी रंगीन दुनिया में डूब गए। जब उनका यह खेल खत्म हुआ तब रात काफी गहरी हो चुकी थी। किसी को शक न हो इसलिए अंजलि ने दर्पण को फौरन घर से बाहर जाने को कहा, लेकिन जैसे ही वे पिछले दरवाजे तक पहुंचे उनके होश उड़ गए। दरवाजा बाहर से लॉक था। घबराहट में वे दोनों मुख्य दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन वह भी बाहर से बंद किया जा चुका था। अब अंजलि को यह महसूस होने लगा कि वे एक भयानक जाल में फंस चुके हैं। खौफ के मारे अंजलि सीढ़ियों की तरफ भागी, लेकिन तभी ऊपर से एक भारी दरवाजा सीधा उसके सिर पर आ गिरा। वह दर्द से चीखते हुए नीचे गिरी। उसका सिर फट चुका था। उसकी चीख सुनकर दर्पण पागलों की तरह उसे बचाने दौड़ा, लेकिन उस घुप्प अंधेरे में किसी ने उस पर भी एक जानलेवा हमला कर दिया। अब दोनों खून से सने, बुरी तरह जख्मी हालत में एक कोने में बेबस पड़े थे। मौत अब उनके सिर पर खड़ी थी। अंजलि की फटी हुई आंखें अब समझ चुकी थीं कि घर में कोई है जो उन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। और तभी उस खौफनाक सन्नाटे और अंधेरे को चीरता हुआ वह चेहरा सामने आया। वह कोई और नहीं, उसका अपना ससुर बलवंत था। उस काली रात का सच तो कुछ और ही था। जब अंजलि और दर्पण उस बेबस सास की जान ले रहे थे तभी बलवंत की नींद टूट चुकी थी। वह अपनी पत्नी की हालत देखने उसके कमरे में पहुंचा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपनी जीवन संगिनी की बेजान लाश देखकर वह बूढ़ा इंसान अंदर से टूट गया और उस खामोश अंधेरे में बिलख बिलख कर रोने लगा। अपने छलकते आंसुओं के साथ जब वह यह मनहूस खबर अंजलि को देने उसके कमरे की तरफ बढ़ा तो दरवाजे के पास पहुंचते ही उसके कदम ठिठक गए। अंदर से अंजलि की आवाज आ रही थी। घर के उस मुर्दा सन्नाटे में बलवंत के कानों ने वो सब सुन लिया था जो उसकी दुनिया उजाड़ने के लिए काफी था। जब अंजलि और दर्पण वह कपड़ा ढूंढने कमरे से बाहर निकले तो बलवंत दबे पांव अंजलि के कमरे में गया। उसे यह जानना था कि वो अनजान आदमी है कौन। तभी उसकी नजर अंजलि के बिस्तर पर पड़े मैनफोर्स के पैकेट पर पड़ी। उस एक चीज ने सारा पर्दाफाश कर दिया। बलवंत की आंखों के सामने पूरी खौफनाक तस्वीर साफ हो गई। अंजलि का घिनौना नाजायज रिश्ता और उसी हवस की खातिर उसकी पत्नी का कत्ल। खून के आंसू पीते हुए बलवंत ने हत्या वाला वह कपड़ा उठाया और अपने कमरे में जाकर गहरी नींद में सोने का नाटक करने लगा। उन दोनों के कमरे से जाते ही उसने कांपते हाथों से अपने बेटे सुरेश को फोन मिलाया। सारी हकीकत बताते हुए उसने सुरेश
सुरेश को सुबह होने तक घर पहुंचने का हुक्म दिया। लेकिन बलवंत ने पुलिस को फोन नहीं किया, क्योंकि अब उसके सीने में इंसाफ की नहीं, इंतकाम की आग धधक रही थी। उसी बदले की आग में जलते हुए बलवंत ने अपने ही घर को उन दोनों के लिए एक खौफनाक जाल में तब्दील कर दिया था और अब उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतार रहा था। खून से लथपथ दर्पण के दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, किसी भी तरह इस मौत के घर से जिंदा बाहर निकलना। लेकिन अंजलि, जिसका जमीर पूरी तरह मर चुका था, उसने दर्पण को रोकते हुए कहा कि अगर हम यहाँ से जिंदा भाग भी गए तो वो बुढ़ा हमें छोड़ेगा नहीं। वो हमारा सारा सच जान चुका है, सीधा पुलिस के पास जाएगा। अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें बलवंत को भी खत्म करना होगा। दर्पण अंदर ही अंदर कांप रहा था। उसे एहसास हो चुका था कि वो हवस के किस खौफनाक और जानलेवा दलदल में धंस चुका है। दूसरी तरफ अंधेरे में छिपा बलवंत इन दोनों की खौफनाक साजिश सुन रहा था। गुस्से और इंतकाम की आग में उसका खून खौल रहा था। अंजलि उसे ढूंढने के लिए हाथ में एक लालटेन लेकर निकली, लेकिन बलवंत ने पहले ही उस चिराग के साथ मौत का खेल कर दिया था। जैसे ही अंजलि ने उसे उठाया, वह जोरदार धमाके के साथ उसके ही हाथ में फट गया। आग की लपटों ने अंजलि का एक हाथ बुरी तरह झुलसा दिया और वह दर्द से चीख उठी। यहीं पर उस खौफनाक रात का एक और दर्दनाक सच सामने आता है। बलवंत ने अपनी बीमार पत्नी के बिस्तर के पास एक इमरजेंसी बटन लगा रखा था। जब अंजलि और दर्पण उस बेचारी को मौत के घाट उतार रहे थे, तब अपनी आखिरी सांसों से लड़ते हुए उस बुढ़िया ने कांपते हाथों से वो बटन दबा दिया था। उसी अलार्म ने बलवंत को जगाया था और वह अपनी पत्नी की आखिरी पुकार सुनकर ही वहां पहुंचा था। दर्द से बिलखती अंजलि और दर्पण ने बलवंत को पकड़ने का जाल बिछाया। इस बार बलवंत उनके जाल में फंस गया। अंजलि ने पीछे से बलवंत के सिर पर जोरदार प्रहार किया और वह बेसुध होकर गिर पड़ा। जैसे ही अंजलि उसे घसीटने लगी, बलवंत को होश आ गया। मौका पाकर बलवंत फिर से छुपने में कामयाब रहा। इस चूहे बिल्ली के खेल से तंग आकर अंजलि ने अपनी क्रूरता और नीचता की सारी हदें पार कर दी। उसने मिट्टी के तेल का डिब्बा उठाया और पागलों की तरह चिल्लाई कि अगर तू सामने नहीं आया तो मैं तेरी बीवी की लाश को यहीं जला दूंगी। छुप मत, वरना राख होने के बाद तेरी बीवी की आत्मा भी कभी चैन नहीं पाएगी। अपनी मृत पत्नी की लाश के साथ यह बेअदबी बलवंत बर्दाश्त नहीं कर सका। वह फौरन अपने छुपने की जगह से बाहर आ गया। अंजलि और दर्पण जानवरों की तरह उस पर टूट पड़े और उसे बेरहमी से पीटने लगे। खून से लथपथ बलवंत आखिरी दम तक मार खाता रहा। तभी अचानक बलवंत के अंदर जैसे कोई आसुरी शक्ति आ गई। उसने पूरी ताकत से दर्पण के पैर पर एक करारा वार किया और उसे दूर झटक दिया। अगले ही पल उसने अपने हाथ अंजलि की तरफ बढ़ाए और अपनी उंगलियां उसकी आंखों में बुरी तरह चुभो दी। उनकी चीखों के बीच बलवंत वहां से भागा और एक कमरे में खुद को बंद करके सीधा पुलिस को फोन मिला दिया। उसने पुलिस को सारी हकीकत बयान कर दी। उधर अंजलि किसी तरह उस कमरे तक पहुंची। फोन की कॉल हिस्ट्री देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब पुलिस के आने से पहले बलवंत की लाश गिराना जरूरी था। अंजलि ने बदहवास होकर दर्पण से कहा कि बाहर तुम्हारा जो दोस्त पहरा दे रहा है उसे फौरन अंदर बुलाओ। दर्पण घबराया, पर वो अंदर कैसे आएगा? घर के सारे दरवाजे तो लॉक हैं। अंजलि की आंखों में एक शातिर और खौफनाक चमक आ गई। उससे कहो कि पीछे वाले आम के पेड़ के सहारे छत से अंदर आ जाए। अंजलि के मुंह से निकले इन शब्दों ने दर्पण के दिमाग में किसी बम की तरह धमाका कर दिया। पल भर में उसे अपने दोस्तों के वो ताने याद आ गए। उसका सारा भ्रम शीशे की तरह टूटकर बिखर गया। वह अंजलि का इकलौता प्यार नहीं था, बल्कि उसकी हवस और जरूरतों को पूरा करने वाला महज एक और मोहरा था, जिसका अब इस्तेमाल किया जा रहा था। तभी खिड़की से उसका दोस्त अंदर कूदा। अंदर का खून खराबा देखकर वह एक पल के लिए सन्न रह गया, लेकिन फिर स्थिति को भांपते हुए उसने चाकू निकाला और सीधा बलवंत की तरफ लपका। पर बलवंत अब कोई लाचार बूढ़ा नहीं, बल्कि एक खूंखार शिकारी बन चुका था। उसने जमीन पर पहले ही तेल बिछा रखा था। दोस्त का पैर बुरी तरह फिसला और वह औंधे मुंह जमीन पर आ गिरा। इससे पहले कि वह संभल पाता, बलवंत ने एक भारी वार से उसका सिर कुचल दिया। उसकी वहीं मौत हो गई। यह खौफनाक मंजर देखकर अंजलि की रूह कांप गई। मौत को अपने इतने करीब देख उसका शातिर दिमाग अपनी आखिरी और सबसे नीच चाल चलने लगा। वह भागकर अपने कमरे में गई और कांपते हाथों से अपने पति सुरेश को फोन मिला दिया। फोन उठते ही वह घड़ियाली आंसू बहाते हुए चीखने लगी कि जल्दी आ जाओ, घर में एक अनजान गुंडा घुस आया है। उसने मम्मी पापा दोनों को मार डाला है और मुझे भी बुरी तरह जख्मी कर दिया है। मुझे बचा लो। दरवाजे के पीछे खड़े दर्पण ने यह सब सुन लिया। अंजलि का असली और घिनौना चेहरा अब पूरी तरह बेनकाब हो चुका था। वह अपने गुनाहों का सारा ठीकरा दर्पण के सिर फोड़कर खुद मासूम बनना चाहती थी। धोखे की आग में जलते हुए दर्पण उस पर झपटा। दोनों के बीच हाथापाई हुई, लेकिन अंजलि उसे चकमा देकर वहां से भाग निकली। उसे ढूंढते हुए दर्पण जैसे ही अंधेरे में एक दूसरे कमरे में घुसा, बलवंत का बिछाया एक और जाल उस पर मौत बनकर टूट पड़ा। ऊपर रखा एक भारी गैस सिलेंडर सीधे उसके सिर पर आ गिरा और दर्पण की कहानी उसी दर्दनाक झटके के साथ हमेशा के लिए खत्म हो गई। उधर मौत के खौफ में अंजलि अब भी बलवंत की जान लेने के लिए पागलों की तरह उसे ढूंढ रही थी, लेकिन बलवंत अब इस खूनी खेल का अंत तय कर चुका था। वह अंजलि के वार से खुद को बचाते हुए मुख्य दरवाजे तक पहुंचा। उसने अपने मुंह
लौह के अंदर छिपाकर रखी हुई चाबी बाहर निकाली, ताला खोला और अंधेरे से निकलकर बाहर आ गया। बाहर सुबह की पहली किरणें फूट चुकी थीं और पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए घर को घेर चुकी थीं। घर के अंदर का मंजर किसी कसाई खाने से कम नहीं था। एम्बुलेंस के जरिए घायलों और लाशों को बाहर निकाला जाने लगा। तभी सुरेश भी बदहवास हालत में वहां पहुंच गया। अपने घर को खून से सना श्मशान बना देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन जब पुलिस और सुरेश घर के अंदर गए तो उनकी नजरें एक ऐसे दृश्य पर टिक गईं जिसने उस पूरे खूनी तांडव को एक अजीब सी खामोशी दे दी। उस रात के इतने भयानक खौफ और मौत के तांडव के बीच भी बलवंत ने अपनी मरी हुई पत्नी के शरीर को उस सारी गंदगी और सड़ांध से निकालकर बेहद सलीके से साफ कर दिया था। उसने उसे साफ और नए कपड़े पहना दिए थे, उसके बाल संवार दिए थे ताकि उसकी जीवन संगिनी, जिससे उसने बेपनाह मोहब्बत की थी, इस दुनिया से पूरे सम्मान के साथ विदा ले सके। और इसी खामोश, दर्दनाक लेकिन पवित्र दृश्य के साथ इस खौफनाक रात की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। एक तरफ अंजलि की हवस थी और दूसरी तरफ बलवंत का अपनी पत्नी के लिए सच्चा प्यार। दोस्तों, अगर आप बलवंत की जगह होते और अपनी आंखों के सामने अपनी बेबस पत्नी के कातिलों को देखते तो क्या आप भी वही खौफनाक बदला लेते या पुलिस का इंतजार करते? कमेंट करके बताइए कि बलवंत ने जो किया वो सही था या गलत। और इसी तरह की फिल्मों का एक्सप्लेनेशन देखते रहने के लिए हमारे चैनल झटपट बॉलीवुड को जरूर सब्सक्राइब करें।